स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो यदि पोषण की दृष्टि से देखें तो बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में बांटा गया है, स्वपोषी जीवाणु और विषम पोषी जीवाणु, यानी कि आई वांट टू से ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। वैसे तो ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, तो हमको दोनों पढ़ने हैं। सामान्यतः हेटेरोट्रोपिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक तो है ही, है ना। तो ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। सबसे पहले हम स्वपोषी जीवाणुओं को पढ़ रहे हैं, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं। और जैसा कि नाम दर्शा रहा है ऑटोट्रोप है, तो नेचुरल है कि ऑटोट्रोप्स अपना भोजन स्वयं बनाते होंगे। तो दे यूज ईदर द लाइट एनर्जी और द केमिकल एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। ये अपने भोजन निर्माण के लिए या तो प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्लियर। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर, मतलब ये लाइट एनर्जी को यूज करके फूड बनाते हैं या केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड बनाते हैं, उस ऊर्जा स्रोत के आधार पर हम ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया को दो श्रेणियों के अंदर बांटते हैं। राइट। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया को, स्वपोषी बैक्टीरिया को दो श्रेणियों के अंदर बांटते हैं। एक तो हो गए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया, और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, रसायन संश्लेषी या जिसको क्या बोलते हैं, ये तो क्या हो गए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, यानी कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया, और ये रसायन संश्लेषी ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। जैसा कि नाम शो कर रहा है, ये प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग भोजन संश्लेषण के लिए करते हैं। दे यूज द लाइट एनर्जी फॉर द फूड सिंथेसिस। अच्छा, याद रखना कि इन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए, याद रखना फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स को फोटोसिंथेसिस के लिए हाइड्रोजन आयन चाहिए। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स के अंदर कि फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो उनको हाइड्रोजन आयन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और ये जो हाइड्रोजन आयन्स है वो कहां से ऑब्टेन करते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन्स को अकार्बनिक सल्फर यौगिक, इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स, यानी कि अकार्बनिक सल्फर या अकार्बनिक गंधक यौगिकों जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और थायोसल्फेट से, या कार्बनिक यौगिकों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि अमीनो एसिड और आइसोप्रोपिल अल्कोहल फैटी एसिड्स वगैरह से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। सो दे नीड हाइड्रोजन आयन फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है या जो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु है, उनके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो सर्वश्रेष्ठ जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। आपने सुना होगा बैंगनी गंधक जीवाणु, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो है क्रोमेटियम। इसी तरीके से एक और होता है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि बैंगनी अगंधक जीवाणु, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है रोडोस्पाइरुलम और रोडोसिडोमोनास। और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, हरे गंधक जीवाणु यानी कि क्लोरोबियम। ठीक है, क्लोरोबियम। तो ये जो है वो सब किसके उदाहरण है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर। अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स के अलावा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स भी होते हैं, जैसे कि नेम शो कर रहा है कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है, यानी कि लाइट का यूज नहीं करते हैं फूड को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते ही नहीं है। इनके अंदर तो थे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स में तो क्या होते हैं, दैट इज उनके अंदर तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स में तो क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इसीलिए ये भोजन संश्लेषण के लिए रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ये भोजन संश्लेषण के लिए रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। दे यूज केमिकल एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। और ये क्या करते हैं, ये रासायनिक यौगिकों के ऑक्सीडेशन से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये जो रासायनिक यौगिक होते हैं, केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन करते हैं। और उस ऑक्सीडेशन से, जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो क्या निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। उस रासायनिक ऊर्जा को ये प्राप्त करते हैं और अपने भोजन निर्माण के लिए उसको काम में लेते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग भोजन संश्लेषण के लिए किया जाता है। इज इट क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं
ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, इनके बेस्ट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो एक तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है किसका? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे ऑक्सीडाइज नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स एंड ऑब्टेन एनर्जी। जैसा कि मैंने कहा है कि ये नाइट्रोजीनियस जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और उनके ऑक्सीडेशन से जो प्राप्त केमिकल एनर्जी रिलीज होती है उसको ये प्राप्त करते हैं। ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो दो प्रकार के हैं, एक तो है नाइट्राइट, एक तो है नाइट्राइट, एक तो नाइट्राइट बैक्टीरिया, और दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? नाइट्रेट बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्राइट बैक्टीरिया और नाइट्रेट बैक्टीरिया, NO2- और NO3-। नाइट्राइट बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमेशा अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं। बहुत बार नीट के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप एनिमल न्यूट्रिशन वगैरह जो होता है, मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो सेक्शन था उसमें भी आप पढ़ते हैं। नाइट्राइट बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं, यानी कि दे कन्वर्ट NH3 टू NO2-। बेस्ट नाइट्रेट बैक्टीरिया कौन से? नाइट्राइट बैक्टीरिया कौन से? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और नाइट्रेट बैक्टीरिया जो होते हैं, नाइट्रेट बैक्टीरिया, ये नाइट्राइट को यानी कि NO2- को NO3 में बदल दे, NO3- में बदलते हैं। जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल दे वो नाइट्रेट बैक्टीरिया, जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदल दे वो नाइट्राइट बैक्टीरिया। तो नाइट्राइट बैक्टीरिया का तो एग्जांपल क्या था? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और नाइट्रेट बैक्टीरिया का जो एग्जांपल था वो क्या था? नाइट्रोबैक्टर। क्लियर? अब आ जाते हैं कि अधिसंख्य जो जीवाणु होते हैं, ज्यादातर जो जीवाणु होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं। और ये जो विषमपोषी होते हैं वो भी दो मुख्य प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, सेप्रोट्रॉपिक यानी कि मृतोपोषी या मृतपोषी बैक्टीरिया, और दूसरे होते हैं परजीवी बैक्टीरिया। ठीक है, हेटेरोट्रॉप जैसा कि नाम दो शो कर रहा है, ये खुद अपना भोजन भी बना सकते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली जो श्रेणी है वो कौन सी बेटा? सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जैसा कि नाम शो कर रहा है कि सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर, मृत और सड़ा गला जो पदार्थ होते हैं उनसे ये भोजन प्राप्त करते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, और ये जो सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी दो प्रकार के हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया और फैकल्टेटिव पैरासाइट। मतलब ये क्या होते हैं? ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉपिक तो कौन होते हैं? अविकल्पी मृतोपजीवी या अविकल्पी मृतोपपोषी बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉपिक। ठीक है, ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे ऑब्टेन फूड ओनली फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये भोजन को अविकल्पी, इनके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है भोजन लेने के लिए, ये केवल भोजन किससे प्राप्त करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। तभी तो क्या कहा इनको? अविकल्पी मृतोपोषी, यानी कि दे ऑब्टेन फूड ओनली फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये केवल मृत और सड़े गले पदार्थ से ही भोजन को प्राप्त कर सकते हैं, इनके पास में जीवन जीने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसीलिए इनको अविकल्पी मृतोपोषी या मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कि बेसिलस वुल्गैरिस और क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम और बेसिलस वुल्गैरिस ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है किसका? ऑब्लिगेट सेप्रोफाइटिका। मतलब इनके पास में जीवन जीने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ये पोषण केवल किससे प्राप्त कर सकते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक और प्रकार के सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं और वो होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। ध्यान दीजिएगा, फैकल्टेटिव का मतलब होता है विकल्पी परजीवी। मतलब ये जो विकल्पी परजीवी विकल्प के तौर पर परजीविता को अपना सकते हैं। समझने की कोशिश करो, विकल्प के तौर पर परजीविता को अपना सकते हैं। मतलब सामान्यतः तो ये कैसे हो गए? सेप्रोट्रॉपिक हो गए, सामान्यतः तो ये सेप्रोफाइटिक हो गए। लेकिन यदि मान लीजिए कि इनको, इन विकल्पी परजीवियों को जो सामान्यतः सेप्रोफाइटिक है, उनको डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ना मिले, यदि डेड एंड डिकेइंग मैटर ना मिले, उनकी एब्सेंस हो जाए, तो उस केस में ये परजीवी की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि ये दूसरों से, लिविंग होस्ट से क्या करेंगे? पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको विकल्पी परजीवी कह दिया ना। मतलब मुख्यतः तो ये क्या है? सेप्रोफाइटिक है, लेकिन विकल्प के तौर पर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ना मिले तो परजीवी की तरह व्यवहार कर सकते हैं। जैसे कि स्यूडोमोनास,
और स्टेफाइलोकोकस, जैसे कि स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस। अब हेटेरोट्रॉप्स के अंदर ही सेप्रोट्रॉपिक के बाद में एक और आ रहा है, और वो है बेटा पैरासाइटिक बैक्टीरिया, परजीवी जीवाणु। जैसे कि नेम शो कर रहा है, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग होस्ट। ये जीवित पोषी से, है ना, लिविंग होस्ट जो होता है जीवित जीव से पोषण को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब जिस तरीके से सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया दो प्रकार के थे, ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉपिक, वैसे ये कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट परजीवी। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्लिगेट परजीवी, और जैसे यहां पर था फैकल्टेटिव पैरासाइट, वैसे ये क्या होंगे, फैकल्टेटिव मृतोपोषी। थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत रखना। परजीवी बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। परजीवी जीवाणु वे होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग होस्ट से पोषण प्राप्त करते हैं। लेकिन ये भी दो प्रकार के होते हैं, ऑब्लिगेट परजीवी, अविकल्पी परजीवी, मतलब ये हमेशा और हमेशा क्या होंगे, परजीवी ही होंगे। ये हमेशा और हमेशा कैसे होंगे, परजीवी। जैसे ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट थे ना, वो हमेशा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही भोजन प्राप्त करते थे, उनके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं था जीने के लिए। वैसे ही ऑब्लिगेट परजीवी, अविकल्पी परजीवी, केवल और केवल परजीवी होते हैं। ये दूसरों से परजीवी की तरह ही व्यवहार कर सकते हैं, परजीवी की तरह ही ये पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इनके पास में पोषण प्राप्त करने के लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसीलिए इनको अविकल्पी परजीवी कहते हैं। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और एक और होते हैं फैकल्टेटिव मृतोपोषी। अब जरा ध्यान देना, फैकल्टेटिव मृतोपोषी मतलब फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप। फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप मतलब कि विकल्पी मृतोपोषी। मतलब क्या हुआ कि सामान्यतया तो ये क्या हो गए बेटा, परजीवी। सामान्यतया तो ये क्या हो गए, परजीवी हो गए। सामान्यतया तो ये क्या हो गए, जनरली दे आर पैरासाइटिक। लेकिन जीवित पोषी के अभाव में, यदि मान लीजिए कि जीवित पोषी ही अभाव हो जाए, जीवित पोषी का ही अभाव हो जाए, तो उस केस में ये विकल्प के तौर पर सेप्रोट्रॉप की तरह क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। विकल्प के तौर पर सेप्रोट्रॉप की तरह व्यवहार करेंगे। तो वापस से बोल रहा हूं, विकल्पी मृतोपोषी मतलब सामान्यतया तो क्या है बेटा, परजीवी है, लेकिन जीवित पोषी के अभाव में ये विकल्प के तौर पर सेप्रोट्रॉप या मृतोपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना, वो कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव मृतोजीवी होते हैं। तो ये वाला जो अभी सेक्शन पढ़ाया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्रश्न यहां से पूछ सकते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। और एक और कैटेगरी यहाँ पर मैं बता दूं, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं बेटा, है ना, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक तो समझते हो ना, है ना, सहजीवी जीवाणु, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का तो आप सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, राइजोबियम है। आप सब जानते हो कि राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों के साथ में ये पाए जाने वाला जो है, जो लेग्यूमिनस पादपों की जो रूट नोड्यूल्स होती है ना, जो मूल ग्रंथियां होती है, उनके अंदर एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मिलता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। जिसको क्या बोलते हैं, राइजोबियम कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह का, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी काम करता है। क्लियर। तो ये जो अभी डिस्कशन किया ना अपन ने, वो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के ऊपर आज का अपना लेक्चर था, जिसमें कि हमने पढ़ा कि पोषण की दृष्टि से ये दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। क्लियर। सो ये पार्ट 10 था। इससे पहले मैंने बहुत सारे पार्ट्स मोनेरा से रिलेटेड अपलोड कर रखे, उन्हें जरूर देखिए, आपकी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज मिलेगी। और अब आने वाले दिनों के अंदर इस न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के अलावा अभी रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया कैसे होता है, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन वगैरह कैसे होता है, उसका भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। सो मुझे देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियोस को खूब सारा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो। धन्यवाद।